हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने अव्ययभाव समास के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम तत्पुरुष समास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तत्पुरुष समास के टोटल 5 प्रकार आते हैं। विभक्ति तत्पुरुष समास, नंच तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, कर्मधारय एंड द्विगु तत्पुरुष समास। तो चलिए एक एक डिस्कस करते हैं यहाँ पे हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे विभक्ति तत्पुरुष समास। अगर आपने कारक प्रकरण पढ़ा होगा तो जो विभक्ति तत्पुरुष समास है वो आपको बहुत ही इजी आने वाला है, क्योंकि कारक के सेम कंसेप्ट यहाँ पे आपको पूरे अप्लाई हो जाएंगे और ये काफी इजी आपको जाएगा। तो जैसे सबसे पहला है द्वितीय तत्पुरुष समास। विभक्ति तत्पुरुष समास में सबसे पहला है द्वितीय तत्पुरुष समास। तो इसका आपको सूत्रोल्लन करना है। इसका आपको ये सूत्रोल्लन करना है। कौन सा? द्वितीय श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त पन्ने। जे आपको सूत्र याद कर रहे हैं। ओके। इसका मीनिंग पढ़ते. जेव्हा द्वितीय विभक्तीतील पदांच्या श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त आणि आपन्न या सुप प्रत्यय लागलेल्या शब्दांशी समास होतो तेव्हा त्याला द्वितीय तत्पुरुष समास म्हणतात. इसका मतलब क्या है? जब द्वितीय विभक्ति जो शब्द है, देखो यहाँ लिखते हैं हम। जैसे समझो ये हमारा एक वर्ड है जो द्वितीय विभक्ति में है। ओके। जो हमारा एक शब्द है, वर्ड है, पद है जो द्वितीय विभक्ति में है और उसका समास होगा किससे? एक तो होगा श्रित से या फिर अतीत से, पतित से, गत से, अत्यस्त से, प्राप्त से और आपन्न से। ओके। तो अगर ऐसी कंडीशन आपको दिखी तो वो रहेगा हमारा द्वितीय तत्पुरुष समास। आपको क्वेश्चन कैसे आने वाला है? आपको कोई भी एक समास दे दिया जाएगा और वो आपको पूछेंगे कि ये कौन सा समास है। आपको बस आइडेंटिफाई करना है। मैक्सिमम बस आपको दो टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन सा समास है, और उसके साथ आ सकता है कि इसका लौकिक विग्रह लिखो, या फिर आपको लौकिक विग्रह दे दिया जाएगा और आपको बोलेंगे कि इसका आप समास लिखो। तो बस आपको लौकिक विग्रह और समास पे ही ध्यान देना है। हर एक स्टेप पर आपको ध्यान नहीं देना है, बस लौकिक विग्रह और अपना जो सामासिक शब्द है उस पर आपको ध्यान देना है। ओके। तो जैसे इसका एग्जांपल लेंगे हम, तो कृष्णा आश्रित। ठीक है, कृष्णा आश्रित। तो इसका कृष्णा आश्रित का लौकिक विग्रह कैसा होगा? तो जैसे हमने पढ़ा था कि ये द्वितीय विभक्ति रहने वाले शब्द का श्रित अतीत पतित इन शब्दों से जब समास होता है तब उसे हम द्वितीय तत्पुरुष समास कहते हैं। अगर आपको आपको इसलिए ये सूत्र याद होना चाहिए कि द्वितीय श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त पन्ने, ये आपको श्लोक याद होना चाहिए। इससे क्या होगा? इस सूत्र से क्या होगा? आपको पता चल जाएगा कि ये द्वितीय तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। ठीक है। तो ये होगा फर्स्ट एग्जाम्पल। ऐसे सेकंड एग्जाम्पल रहेगा। तो ये कुछ एग्जांपल दिए जैसे आपको, तो आपको खुद से देखने हैं कि ये कैसे है। तो बहुत इजी है। देखो यहाँ पे लिखा है कि द्वितीय श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त अपन। यहाँ पे आपको पता चल गया कि ये द्वितीय तत्पुरुष समास का है। तो आपको डायरेक्ट लर्न करना है कि शोका तीतः का शोकम अतीतः आ गया। तो शोकम क्या आ गया यहाँ पे? शोकम हमारा द्वितीय विभक्ति में। वैसे ही तड़ागम, गृहम, तुहिनम, ये सब आपकी द्वितीय विभक्ति में। इसलिए आपको शब्द रूप याद होने चाहिए, उसकी हेल्प से ही आप ये सब कर सकते हो। उसके बाद हम देखेंगे तृतीय तत्पुरुष समास। ठीक है, हमारा द्वितीय तत्पुरुष समास खत्म हो गया। अभी हम देखेंगे तृतीय तत्पुरुष समास। तो तृतीय तत्कृतार्थेन गुणवचने, तृतीय विभक्ती असलेल्या पदाच्या, ठीक आहे, यहाँ पे पढ़ना है आपको कि तृतीय विभक्तीत असलेल्या पदाच्या त्याच विभक्तीने केलेल्या गुणयुक्त द्रव्यवाचक शब्दाबरोबर व अर्थ शब्दांबरोबर समास होतो। जैसे जैसे एग्जांपल लेंगे, मतलब क्या बोल रहे हो? ये तृतीय विभक्ति रहेगी हमारी। ठीक है, तृतीय विभक्ति जो हमारा पद रहेगा उसका गुणयुक्त द्रव्यवाचक शब्द के साथ व अर्थ शब्द के साथ समास होगा। ठीक है, मतलब ये हमारा गुणयुक्त द्रव्यवाचक शब्द होगा। हमारा द्रव्यवाचन आपको क्या होता है? द्रव्य मतलब मटेरियल। द्रव्यवाचक शब्द के साथ हमारा तृतीय शब्द जो हमारा तृतीय विभक्ति में रहने वाले शब्द का हमारा समास होगा। ओके। तो जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे कि शंकुला खंड, शंकुलया खंड मतलब कोयता, कोयत्याने केलेला टुकड़ा। तो खंड, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे हम कि इसका एक्चुअली आपको लेना कैसा है? जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, जैसे हमने शंकुला खंड एग्जांपल देखा तो क्या है? जैसे कोयत्याने केलेला तुकडा, इथे कोयत्याने ही तृतीय विभक्ती आहे। ठीक है,
कोयत्याने ये तृतीय विभक्ति में है। ठीक है, कोयत्याने जो है वो तृतीय विभक्ति में। ओके, ये देख लेना यहाँ से। तो शंकुलय, शंकुलय हमारा तृतीय विभक्ति में है। ठीक है, तो आपको पता होगा, जैसे हमारा माला चलता है वैसे ही चलेगा। उसके बाद जो हमारा जो कोयता मतलब शंकुलया है, और त्या विभक्तीने केलेला गुणयुक्त द्रव्यवाचक शब्द जैसे टुकड़ा, मतलब जो क्रिया कर रहा है, ठीक है, उसने खंडन क्रिया की है, मतलब द्रव्यवाचक गुणयुक्त, यहाँ पे था ना कि द्रव्यवाचक जो हमारा विभक्ती तृतीय विभक्तीत असलेल्या पदाचा, ठीक है, त्याच विभक्तीने केलेला, मतलब जो तृतीय विभक्ती में हमारा जो पद है, जो हमारा पद जो तृतीय विभक्ती में है, वो कुछ काम कर रहा है। यहाँ पे लिखा है ना, त्याच त्याच विभक्तीने केलेल्या, त्याच विभक्तीने केलेल्या, मतलब वो विभक्ति जो है हमारी तृतीय विभक्ति वो काम कर रही है। क्या काम कर रही है? गुणयुक्त द्रव्यवाचक शब्द के साथ वो काम कर रही है। ठीक है, जैसे आप क्रिया समझ जाएंगे कि जैसे खंडन क्रिया हुई है यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे हम कि कोई भी क्रिया हो रही है, यहाँ पे क्या क्रिया हो रही है? यहाँ पे तोड़ने की क्रिया हो रही है, और तोड़ने की क्रिया ये कौन सी विभक्ति द्वारा की जा रही है? ये की जा रही है हमारी शंकुलया, मतलब तृतीया विभक्ति के साथ हो रही है। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि कोई भी कर्म या फिर क्रिया आपको एक प्रकार से दिख रही है, ओके, और इसके साथ दिख रही है आपको तृतीय विभक्ति। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे नोट करना है। और जो हमारी कर्म या फिर क्रिया है, जो भी है, एक प्रकार से कर्म या फिर क्रिया बोल सकते हैं हम इसको, जो हमारी कर्म या फिर जो हमारी क्रिया है, वो आपको दिख रही है द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक और गुणवाचक, द्रव्यवाचक और गुणवाचक। तो जो हमारा खंड है, तो ये एक प्रकार का द्रव्यवाचक गुणवाचक है। ठीक है, इसमें एक प्रकार का गुण है, गुण आपको पता होगा, विशेषता, विशेषता मतलब गुण होती है। तो खंड, ये पहली बात तो क्रिया हो गई, ठीक है, और ये द्रव्यवाचक है और गुणवाचक भी है, मतलब तो तोड़ने की क्रिया, तोड़ने की क्रिया एक ये द्रव्यवाचक हो गई, और एक गुणवाचक भी है, इसमें एक गुण है। ठीक है, तो वैसे ही सेम एग्जांपल हम यहाँ देखेंगे, जैसे धान्यार्थ, धान्य न अर्थ, धान्य न हो गया हमारी तृतीय विभक्ति, और अर्थ, अर्थ मतलब पैसा, अर्थ मतलब पैसा। तो धान्याने, धान्याने मिळवलेला पैसा, इसने फिर से क्रिया की, इसने फिर से क्रिया की, और ये क्रिया कैसी है? क्रिया तो की इसने, और ये क्रिया कैसी है हमारी? ये क्रिया है हमारी गुणयुक्त द्रव्यवाचक। ये अर्थ ये है ना, ये हमारा गुणयुक्त है, और पैसा हमारा गुणयुक्त है, ये हमारा द्रव्ययुक्त है, एक मटेरियल है। जैसे ही जैसे हमारा खंड था, वैसे अभी हमारा यहाँ पे अर्थ आ गया। तो ये दो एग्जांपल आपको याद रखने हैं। ओके, उसके बाद देखेंगे हम कर्तु करणे कृता बहुलम। कर्तु करणे कृता बहुलम, इसका मीनिंग ऐसा है कि जो हमारा कर्ता रहता है वो हमारा तृतीय विभक्ति में रहता है, और इसके साथ कोई क्रिया, क्रिया का जो साधन रहता है, क्रिया का साधन मतलब करण जो हमने पढ़ा था वो रहता है, तो उनका समास होता है। तो इसमें आपको जो सूत्र है इसके एकदम एग्जैक्ट इसके आपको इसके एग्जैक्ट आपको एग्जाम्पल मिलेंगे नहीं। तो जैसे आपको पर आपको ये दो एग्जाम्पल इसके डायरेक्ट रट लेने हैं कि हरित्रातः और नख भिन्न, ये कर्तु करणे कृता बहुलम के अंडर आते हैं, और ये हमारा तृतीय तत्पुरुष समास, तृतीय विभक्ति तत्पुरुष समास है। ओके, तो इसका एग्जाम्पल है हरित्राता, मतलब हरिणा त्राता, हरिणा हमारा तृतीय विभक्ति में हो गया, और त्राता, त्राता हमारा त्राता मतलब रक्षण केलेला, म्हणजे ठीक है, रक्षण किया हुआ। और नख भिन्न, नख मतलब जो हमारे नख रहते वो उस नख से भिन्न, मतलब नख से टूटा हुआ, नख से टूटा हुआ। ओके, तो इसमें हमें कहीं भी करंट दिख नहीं रहा क्लियर कट। ओके, हमें यहाँ पे किसी भी प्रकार से करंट दिख नहीं रहा कि यहाँ पे जैसे हमने जैसे हमने एक कार्य प्रकरण में देखा था कि हमें करण जैसे डंडा वगैरह था वो क्लियर कट दिख रहा था, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं। इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि ये दो एग्जाम्पल हरित रहा था और नखबिन्ने डायरेक्ट लर्न करो, वो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो हरित राहतं का हरिणात राहतो, म्हणजे हरिणा हमारा तृतीय भक्ति में, और त्राथ मतलब रक्षण केलेला, और त्राथ ही उन्होंने शायद इसमें साधन लिया है, साधन उन्होंने यहाँ पे कंसिडर किया है, पर हमें यहाँ पर क्लियर कट साधन दिखते नहीं दिख नहीं रहा, क्योंकि रक्षण करना है कोई साधन नहीं है, रक्षण करना है कोई साधन नहीं है। वैसे ही तोड़ना ये भी कोई साधन नहीं है हमारा। ओके, तो ये दो आपको एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखते हैं। ओके, तो उसके बाद क्योंकि आपको फाइनल क्या लिखना है, फाइनल आपको लौकिक विग्रह ही लिखना है,
और बस कौन से व्यक्ति के अंडर आता है, मतलब तृतीय तत्पुरुष समास लिखना है आपको एंड में जाकर, और लिखना है लौकिक विग्रह। ओके, तो उतना ही आपको करना है। तो उसके बाद देखेंगे चतुर्थी तत्पुरुष समास। ओके, चतुर्थी तत्पुरुष समास बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी भी है। चतुर्थी तदार्थ बलि हित सुख रक्षिते ही। ओके, चतुर्थी तद अर्थ बलि हित सुख रक्षिते ही, ये आपको सूत्र लर्न करना है चतुर्थी तत्पुरुष समास के लिए। ओके, मतलब यहाँ पे दो कंडिशन है, यहाँ पे दो कंडिशन है। कौन से? कंडिशन वन, जेव्हा एखादे पद चतुर्थी विभक्ती में जेव्हा एखादे पद चतुर्थी विभक्तीत असते, मतलब जब एक पद हमारा चतुर्थी विभक्ति में रहता है और उसका दूसरे पद के साथ प्रकृति भाव संबंध रहता है। प्रकृति भाव संबंध मतलब क्या? उस वस्तु से दूसरा वस्तु बन रहा है, मतलब एक वस्तु से दूसरा वस्तु जब बनता है उसे हम प्रकृति भाव संबंध कहते हैं। तो त्यावेळी मतलब उस वक्त समास चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। मतलब जेव्हा एखादे पद, मतलब एक पद हमारा, देखो कंडीशन वन ऐसे है कि एक पद हमारा चतुर्थी विभक्ति में रहेगा और दूसरा पद रहेगा हमारा, जो भी हमारा पद रहेगा दूसरा वाला, इन दोनों में प्रकृति भाव संबंध रहेगा। इन दोनों में प्रकृति भाव संबंध रहेगा, मतलब एक दूसरे से बनेंगे, एक दूसरे से बनेंगे। ओके, तो उसे हम कहेंगे प्रकृति भाव संबंध। और ये हमारे है कंडीशन वन। इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि युपदारू। युपदारू मतलब खांबासाठी लाकूड, मतलब खांब रहता है, खांब बनाने के लिए लाकूड लगता है। ठीक है, लाकूड मतलब आपको पता ही होगा लाकूड मतलब क्या होता है। तो खांब बनाने के लिए लाकूड हम यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे प्रकृति भाव संबंध आया कि खांब बनाने के लिए हमें लाकूड लग गया, मतलब एक वस्तु खांब, ये एक वस्तु है, वो हमारे लाकूड से बनी है, ये हमारी लकड़ी से बनी है, लाकूड से बनी है। तो खाम, ये एक वस्तु हमारी लकड़ी से बने, मतलब एक दूसरे से बन रहे हैं। और इन दोनों में प्रकृति भाव संबंध भी, और प्रकृति भाव संबंध आता है हमारा चतुर्थी तत्पुरुष समास में। इसलिए जुपदारु का जो फर्स्ट कंडीशन है, तो जो आपको ये आपको याद रखनी है। और जुपदारु का हो जाएगा युपाय दारू, या फिर युपाय हमारा चतुर्थी विभक्ति में है, और दारू मतलब लाकूड, लकड़ी। ओके, तो ये एक दूसरे से बन रहे हैं यार, इसमें प्रकृति भाव संबंध है, इसलिए आपको ये एग्जांपल याद करना है। युपदारु है हमारा चतुर्थी तत्पुरुष समास के अंडर। चतुर्थी अभी देखेंगे कंडीशन टू, जो हमारा सूत्र है कि चतुर्थी तद अर्थ बलि हित सुख रक्षित ही, मतलब क्या कि चतुर्थी अभी कंडीशन टू। ठीक है, यहाँ पे यहाँ से कंडीशन सेकंड, ये होगी हमारी कंडीशन फर्स्ट या सेकंड। तो याशिवाय चतुर्थी विभक्तीत असलेल्या पदाचा, मतलब चतुर्थी विभक्ति में रहने वाला शब्द है, उसका अर्थ बलि हित सुख रक्षित, इन शब्द के साथ समास होगा, और उससे कोई हम चतुर्थी तत्पुरुष समास बोलेंगे। जैसे हमने सेम देखा था, सेम मतलब सिमिलर कंडीशन देखी थी हमने द्वितीय तत्पुरुष समास में, श्रित अतीत पतित, जो हमने देखा था द्वितीय तत्पुरुष समास में, वैसे ही हम देख रहे हैं चतुर्थी तत्पुरुष समास में। जो हमारे चतुर्थी विभक्ति विभक्ति का शब्द है, वो अर्थ बलि हित सुख रक्षित इसके साथ होकर, इनके साथ होकर जो समास करेगा उसे हम कहेंगे चतुर्थी तत्पुरुष समास। जैसे हम अभी एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे कि, ठीक है, तो भूत बलि, भूत बलि प्राणी मात्रा करिता बलि। ठीक है, भूत बलि मतलब भूतेभ्यः बलि, या फिर भूतेभ्यः जो शब्द है वो हमारे चतुर्थी विभक्ति में। और बलि जैसे मैंने बोला था, बलि हित सुख रक्षित ही, तो यहाँ पे बलि आ गया, तो आपको यहाँ पे दिख गया बलि, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाना चाहिए कि बलि तो हमने सूत्र में पढ़ा था, और हमने किया था कि ये चतुर्थी तत्पुरुष समास के सूत्र में आता है। तो आप ऐसे उसको पहचानोगे, और ऐसे ही आपको उसकी लौकिक विग्रह करना है। अगर आपको लौकिक विग्रह याद नहीं आ रहा, कैसे करोगे आप लौकिक विग्रह? आपको पता है कि भूत बलि ही, यहाँ पे बलि ही क्या है? बलि ही हमारा चतुर्थी में आता है, इसलिए इसका मतलब यह है कि जो हमारा भूत है इसको हम चतुर्थी में करेंगे और बलि को लिखेंगे जैसे कि वैसे। तो ऐसे आपको लौकिक विग्रह करना है। तो मैं तो जैसे आपको बताता ही हूँ वीडियो में कि आपको ये डायरेक्ट एग्जाम्पल आपको लर्न हो जाएंगे कि किसके अंडर कौन सा है, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको। अगर लर्न नहीं हो रहे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा पेपर के वक्त। तो आपको दोनों वे से आप इसको डील कर सकते हो। ओके, उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। तो पंचमी तत्पुरुष समास तो बहुत ही ज्यादा इजी है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। पंचमी विभक्तीत असलेल्या पदाचा भय शब्दाचा समास होतो, मतलब पंचमी विभक्ति में रहने वाला शब्द का भय इस शब्द के साथ समास हो जाता है। ठीक है, बहुत ईजी है। चोरभ भयम, तो चोरात भयम, चोरात मतलब पंचमी हो जाएगा, और भय मतलब चोर से भीति। ठीक है, तो चोर है उससे डर लगना, तो चोरात भीति, भय भय लगना, डर लगना। ओके, तो चोरात भय मतलब चोरात हो जाएगा पंचमी, भयम हो जाएगा हमारा ये। उसके बाद हो जाएगा हमारा सेम एग्जांपल चोर भीति, फिर से वही की चोरात भीति ही, तो ये हो गया हमारा पंचमी, और भीति लगना उससे। तो भय इस वर्ड के साथ जो भी शब्द हमारा आता है उसका हो जाता है हमारा
पंचमी तत्पुरुष समास। षष्ठी, षष्ठी में आता है, आपको याद इतना रखना है कि षष्ठी में आता है संबंध, षष्ठी में आता है संबंध। जैसे हमने कारक में पढ़ा है, आपको कारक अच्छे से आना चाहिए कि वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे रिपीट हो रहा है, कुछ नया नहीं। तो जब दो लोगों में संबंध आता है, जब दो लोगों में संबंध आता है तब षष्ठी तत्पुरुष समास होता है। राज पुरुष, राज्ञ पुरुष, राज्ञ हमारा षष्ठी विभक्ति में है, और पुरुष, तो पुरुष मतलब नौकर, राजा का पुरुष, इन दोनों में संबंध है। ठीक है, तो हो गया राजपुरुष मतलब राज्ञ पुरुष। ठीक है, तो ये हो गई हमारी लौकिक विग्रह हो गया राज्ञ पुरुष। तो ये हो गया हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास। तो बस कुछ नहीं, आपको जब संबंध दिखे दो लोगों में या फिर दो वस्तु में संबंध दिखे तो आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका षष्ठी तत्पुरुष समास है। उसके बाद आपका आएगा सप्तमी तत्पुरुष समास। आपका आएगा सप्तमी तत्पुरुष समास। तो आपने कारक में यहाँ भी पढ़ा होगा कि शौंडे ये शब्द आया था। शौंडे मतलब क्या? शौंडे मतलब होशियार होना, शौंडे मतलब होशियार रहना। ओके, इंटेलिजेंट। जैसे सप्तमी विभक्ति असलेला पदाचा मतलब सप्तमी विभक्ति में रहने वाला जो हमारा पद है उसका समास होगा शौंड वगैरह पद के साथ, शौंड आदि पद के साथ उसका समास होगा। जैसे कैसे? जैसे शौंड आदि शब्द मतलब कैसे? कुशल, प्रवीण, पंडित, पारंगत, निपुण, विद्वान, कोविद। ये जो शब्द है ये शौंड के अर्थ में यूज किए जाते हैं। ओके, शौंड मतलब होशियार। तो शौंड आदि शब्द ये है, और ये इसमें आ गए शौंड आदि शब्द, तो हो जाएगा हमारा सप्तमी तत्पुरुष समास। मतलब सप्तमी विभक्ति का शब्द हमारा शौंड आदि शब्द के साथ जब समास होगा तब उसे हम सप्तमी तत्पुरुष समास कहेंगे। ओके, उसके बाद जैसे इसका हम एग्जांपल ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि यहाँ पे शौंड लिखा है। ओके, तो अक्षय शौंड, अक्षय का हम करेंगे सप्तमी तो अक्षय शिव हो जाएगा, और शौंडा का शौंडा हो जाएगा। ठीक है, शौंड जैसे का वैसा लिखा हमने, और अक्षय हो जाएगा अक्षय शिव मतलब सप्तमी विभक्ति। उसके बाद तो अभी हमारा पहला जो टाइप है कौन सा? विभक्ति तत्पुरुष समास, वो खत्म हो गया है। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास हमारा तत्पुरुष समास के ही अंडर आता है, और कर्मधारय समास हमारा समानाधिकरण समास है। जी, हमारा समानाधिकरण समास है, मतलब इसमें जो हमारे दो पद रहेंगे वो दोनों भी सेम विभक्ति में रहने वाले हैं। ये आपको नोट करना है, यहाँ पे लिखा होगा कि दोनों का विभक्ति हमारा सेम रहेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? कर्मधारय समास में क्या होता है? दो पद रहते हैं, एक रहता है हमारा उपमेय, और एक रहता है हमारा उपमान। एक रहते हैं हमारा उपमेय, एक रहता है हमारा उपमान। जैसे एक एग्जांपल लेंगे, जैसे ये इंसान है, ये एक इंसान है, इसको हम दे रहे हैं इसकी हम तुलना कर रहे हैं, इसकी हम तुलना कर रहे हैं। समझो हम शिवाजी महाराज से इसकी तुलना कर रहे हैं। ओके, हम शिवाजी महाराज से इसकी तुलना कर रहे हैं, तो शिवाजी महाराज क्या हो जाएगा? शिवाजी महाराज हो जाएगा हमारा उपमान। शिवाजी महाराज से हम इसकी तुलना कर रहे हैं, तो हम जिससे तुलना करते हैं वो हो जाता है उपमान। तो शिवाजी महाराज हो गया हमारे उपमान। और ये जो इंसान है इसका हम इसकी हम तुलना कर रहे हैं, तो हम जिसकी तुलना करते हैं वो हो जाएगा उपमेय। हम जिसकी तुलना करते हैं वो हो जाता है हमारा उपमेय, और हम जिससे तुलना करते हैं वो हो जाता है हमारा उपमान। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हम जिसकी तुलना करते हैं वो हो जाता है हमारा उपमेय, और हम जिसके साथ हम इसकी तुलना करते हैं वो हो जाता है हमारा उपमान। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखेंगे, यहाँ पे लिखा है कि ज्याला उपमा द्यायची है, मतलब जिसको उपमा देनी है वो हो जाएगा उपमेय, और जिसकी उपमा देनी है वो हो जाएगा हमारा उपमान। आकाशासारखे नीळे कमळ, यहाँ पे हमारा आकाशासारखे मतलब आकाश के जैसे, तो आकाश के जैसे हो गया हमारा उपमान। ठीक है, उपमान हो गया हमारा यहाँ पे। और कमल जिसको हम दे रहे हैं, उपमा जिसको हम उपमा दे रहे हैं, जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, ये हो गया हमारा उपमेय। और आकाश हो गया हमारा उपमान। यहाँ पे लिखा होगा या वाक्यात आकाश ही उपमान आहे और कमल है उपमेय है। तो कमल उपमेय क्यों है? क्योंकि हम उपमेय किसको बोलते हैं? जिसका हम कंपैरिजन करने वाले हैं उसको बोलते हैं उपमेय, और जिससे कंपैरिजन करने वाले जिसको बोलते हैं उपमान। तो आई थिंक अभी तक क्लियर हो गया होगा आपको। तो घन श्याम, तो बहुत लोगों को लगता है कि घन श्याम ये हमारा बहुव्रीहि समास में आता है, तो आपको यहाँ पे 5 स्टार करना है कि हमारा घन श्याम जो एग्जाम्पल है बहुव्रीहि समास में नहीं आता। क्योंकि हमारे वक्त भी बहुत कंफ्यूजन था कि ये जैसे हम बहुव्रीहि समास में देखते हैं कि एक अलग ही पद रहता है, और हमको लगता है कि वो बहुव्रीहि समास में वगैरह आएगा।
कि जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि घन घन मतलब क्या होता है, मेघा सारखा, घन मतलब मेघ, श्याम श्याम, ठीक है, मतलब घनश्याम मतलब मेघासारखा वर्ण असलेला तो श्रीकृष्ण, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा पद आ गया। तीसरा पद हमारा बहुव्रीहि समास में आता है, पर आपको ये नोट डाउन करना है 5 स्टार करके कि घनश्याम ये हमारा कर्मधारय समास में आएगा और ना कि ये बहुव्रीहि समास में आएगा। ओके, तो अब स्टार्ट करते घनश्याम। घनश्याम घन इव श्याम, घन इव श्याम ये हमारा लौकिक विग्रह है। ओके, घन इव श्याम हमारा लौकिक विग्रह है किसका, घनश्याम का। किसका, घनश्याम का। तो क्या कंडीशन थी हमारी, हम उपमेय और उपमान देखते हैं कर्मधारय समास में, हम उपमेय और उपमान देखते हैं कर्मधारय समास में। तो यहाँ पे देखो ना, घन घन दिखा है, तो घन हो जाएगा हमारा उपमान, क्योंकि मेघा सारखा, मेघा सारखा मतलब घन, मेघा के जैसा, ठीक, घन जैसा, ठीक है। श्याम है, श्याम है, तो ये हो गया हमारा उपमेय, और ये हो गया हमारा उपमान। घन हो गया हमारा उपमान और उपमेय हो गया हमारा श्याम, मतलब हम श्याम का कंपैरिजन कर रहे हैं इसलिए श्याम हो गया उपमेय, और घन से कर रहे हैं इसलिए हो गया घन हमारा उपमान। ओके, तो ये कंडीशन है, बस आपको याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं करना। कि आपको पता है अभी कि कर्मधारय समास के अंदर घनश्याम आता है, इतना भी आप लर्न कर लोगे तो आपको इजी चला जाएगा। आपको इतना, अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझ रहा है, फिर आपको कंसेप्ट याद नहीं रखना, तो आप डायरेक्ट रट लो कि घनश्याम आता है कर्मधारय समास के अंडर, और ये हमारा समानाधिकरण है, मतलब घन और श्याम, इन दोनों की विभक्ति सेम है, मतलब ये कोई भी रह सकते हैं। तो ये अभी जैसे हमारे दोनों भी हमारा प्रथम विभक्ति में है। ओके, और इसका घनश्याम का घन एवं श्याम ये लौकिक विग्रह आता है, तो इतना आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है विशेषणम विशेषण बहुलन, ठीक है। विशेषणम विशेषण बहुलम, ये हमारा सेकेंड सूत्र है कर्मधारय समास का। ओके, सेकेंड सूत्र है कर्मधारय समास का, ये उपमानाने सामान्य वचन ही हमारा कर्मधारय का था, फर्स्ट सूत्र था, और विशेषण विशेषण बहुलम हमारा सेकंड सूत्र है। तो एकाच विभक्तीत असलेले विशेषण आणि विशेष्य, ठीक आहे, विशेषण आणि विशेष्य लिखना आपके, ठीक है, विशेष्य और विशेषण यांचा कर्मधारय समास होतो, ठीक है। मतलब दोनों जो पद रहेंगे हमारे, विशेषण और विशेष्य, विशेषण आपको पता है, आपने आपने पढ़ा है, हमने एक लेक्चर में लिया है विशेषण विशेष्य के बारे में डिटेल में। विशेषण मतलब क्या होता है, विशेष्य मतलब क्या होता है, विशेष्य मतलब जिसकी हम विशेषता बताते हैं। जैसे एक इंसान सांवला है, ठीक है, तो इंसान जो विशेष्य है, और सांवलेपन का उसे विशेषण दिया गया है, समझ गए ना। इंसान हमारा विशेष्य है, उसके विशेषता बता रहा है कि वो सांवला है। ओके, तो विशेषण विशेष्य, तो ये है, तो ये है, ये भी हमारे कर्मधारय समास के अंडर आता है। जैसे उपमान और उपमेय आता है, वैसे ही हमारा सेकंड सूत्र विशेषण विशेषण बहुलम आता है। तो क्या एग्जाम्पल है, नीलोत्पलम, नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम, अभी दोनों का आपको दिख रहा है कि दोनों हमारे कर्मधारय है, मतलब दोनों हमारे समानाधिकरण है, मतलब दोनों की हमारी विभक्ति हमारी सेम है। ओके, नीलम और उत्पलम। ओके, तो नीलम उत्पलम, तो नीलम हमारा हो जाएगा यहाँ पे विशेषण, और विशेष्य हो जाएगा उत्पलम, उत्पलम मतलब कमल। ओके, तो ये हो गया हमारा लौकिक विग्रह। और आप डायरेक्ट, आपको पता ही है कि अलौकिक विग्रह कैसे करना है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको 10 बार बता नहीं रहा। अलौकिक विग्रह आपको जैसे हमने अविभाव समझ के पिछले लेक्चर में देखा था, वैसे ही आपको अलौकिक विग्रह करना है। कि जैसे जैसे नीलम है, तो नीलम हमारा मूल शब्द नहीं है, मूल शब्द हमारा नील है, तो मूल शब्द लिख लिया, और उसके साथ हमारा जो शुभ प्रत्यय लगते हैं उसके रिलेटेड वो लगा देते हैं, ठीक है। जैसे प्रथमा विभक्ति एक वचन में सु लगता है, वैसे हमने यहाँ पे लग दिया, और यहाँ पे भी हमारा सु लग जाएगा। ओके, तो वैसे ही आपको करना है, और वैसे आपको अलौकिक विग्रह का उतना अभी नया पैटर्न के हिसाब से आपको काम आएगा ही नहीं। ओके, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद नंच तत्पुरुष समास। ओके, हमें कर्मधारय समास हो गया, हमारा विभक्ति तत्पुरुष समास हो गया, अभी हो गया हमारा नन तत्पुरुष समास। ओके, नन तत्पुरुष समास, तो आपको इसमें कुछ याद नहीं रखना, कि आपको जैसे आपको बस यहाँ पे नकारार्थी शब्द दिखेंगे, आपको बस नकारार्थी शब्द दिखेंगे, और उसको, उसका लौकिक विग्रह आपको कैसे करना है, उसको लौकिक विग्रह में आपको बस न लगा देना है, और मूल शब्द लिख लेना है, आपका हो गया नन तत्पुरुष समास। मतलब नकारार्थी अव्यवाचा तेव्हा सुबंध समास, तो मतलब देखेंगे, जैसे आप यहाँ देखेंगे हम कि अब्राह्मण है, अब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण नहीं है, अब्राह्मण मतलब जो ब्राह्मण नहीं है, ये हो गया हमारा सामासिक शब्द। तो ब्राह्मण हमने जैसे का वैसे लिख दिया, उसके आगे हमने न लिख दिया, तो ये हो गया हमारा नन तत्पुरुष समास। इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं करना है। आपको अब्राह्मण है, वैसे ही आपको ऐसे ही कोई सिमिलर शब्द देखिए, उसके सामने अ लिख देंगे, आपको बस न लिखना है उसके लौकिक विग्रह में, और आपको बताना है कि
नन तत्पुरुष समास है। ओके, उसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट हमारा द्विगु समास। नेक्स्ट है हमारा द्विगु समास। तो द्विगु समास अब तक का बहुत ही सबसे इजी समास तो द्विगु समास ही है। ये आपको कंफ्यूजन मारेगा किसके साथ? नदी भिष्य जो हमने पढ़ा था नदी भिष्य, क्योंकि नदी भिष्य जो हमारा सूत्र था उसमें हमने पढ़ा था कि पंचानाम गंगा नाम समाहारः, मतलब पांच गंगा का समूह, मतलब पांच नदियों का समूह। तो जो हमारे नदी से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड जो हमने जब डिस्कस किया था कि नदी भिष्य मतलब नदी से रिलेटेड जो हमारा शब्द आएगा और उसके साथ अगर संख्यावाचक शब्द आ गया तो वो हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास के अंदर। ओके, तो हमने आपको तब भी बताया था कि वो द्विगु समास के अंदर नहीं आया था। जैसे हमारे 21 बैच को हमारे ऐसे ही आधे लोगों ने गलत कर दिया था क्योंकि उन्होंने नदी भिष्य नहीं पढ़ा था। तो आपको लगेगा कि यही आपको कंफ्यूजन आपको सॉल्व करना है कि नदी भिष्य मतलब जो हमारे एग्जाम्पल लिया था ना पंचानन गंगा नाम समाहार, तो ये आता है हमारा नदी भिष्य अविभाव समास में। और अभी पंचगवम, गवम मतलब गाय का समूह। ओके, गव मतलब गाय का समूह, पंचानाम गवानाम समाहार, पंचानाम गवानाम समाहार। ओके, तो पंचानाम गवानाम समाहार मतलब पांच गायों का समूह, ठीक है, पांच गायों का समूह। तो इसमें हमारा क्या कंडीशन थी? जेव्हा जब पूर्व पद संख्यावाचक होती है उसे हम कहते हैं द्विगु समास। उसे हम कहते हैं द्विगु समास। तो यहाँ पे जैसे आपको संख्या दिख गई, जैसे ही आपको संख्या दिख गई, तो यहाँ पे दिख रही है आपको संख्या, पंचानाम संख्या दिख गई आपको, गवारम समारोह, ठीक है, पांच गायों का संबंध। ये हो गया आपका द्विगु समास का एग्जाम्पल। तो मैं फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि पंचानाम गंगा नाम आया होता, गंगा नाम आया होता तो हो जाता हमारा अव्ययभाव समास, ठीक है, अब यही भाव समास। और अगर गंगा नाम, ठीक है, और गंगा छोड़ के मतलब नदी वगैरह छोड़ के दूसरा कोई भी शब्द, जैसे हमारा गाय है यहाँ पे, तो ऐसे इस प्रकार का शब्द आ गया तो हो जाएगा हमारा द्विगु समास। ओके, और नदी विश्य हमारा जो सूत्र बोला मैंने अविभाव समास में आता है, और द्विगु समास में हमारा संख्या पूर्व द्विगु ये सूत्र आता है। ओके, तो आपको कंडीशन आपको याद रखनी, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है उपपद तत्पुरुष समास। उसके बाद हमारा लास्ट है उपपद तत्पुरुष समास। तो अभी हमने ये हमारा सबसे लास्ट टाइप है हमारा तत्पुरुष समास का। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुव्रीहि समास और कौन सा बाकी है हमारा द्वंद्व समास, ये हमारा बाकी है, वो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उपपद तत्पुरुष समास में क्या लिखा है? तत्रोपपदम सप्तमी स्थम, मतलब कर्म कार्य दर्शविणाऱ्या शब्दांना उपपद, मतलब उपपद मतलब क्या? जो कर्म या फिर कार्य दिखा रहे हैं, जो कर्म कार्य दिखा रहे हैं उसी को हम उपपद बोलते हैं। ठीक है, उपपद कैसे बोलते हैं? जो कर्म क्रिया दिखा रहे हैं, जो क्रिया दिखा रहे हैं, काम दिखा रहे हैं, जो हमें काम दिखा रहे हैं उनको दर्शविणाऱ्या शब्दांना उपपद म्हणतात. ओके, तो उपपद और एक सूत्र आहे की उपपद संज्ञा प्राप्त झालेल्या पदांच्या संबंधित पदाबरोबर नित्य समास होतो. ओके, परंतु तिंगंत अर्थात तिंग प्रत्यय लागल्या बरोबर पदाबरोबर इसका उपपद संज्ञक शब्दाचा समास होत नाही. ओके, मतलब यहाँ पे और एक कंडीशन है कि जो हमारा कार्य, जो हमारा उपपद शब्द रहेगा, उपपद मतलब क्या? जो क्रिया कार्य दिखा रहा है वो शब्द का हमारा सुबंत के साथ, सुबंत आपको पता है सुबंत मतलब क्या होता है? जो जिसको सुप प्रत्यय लगे होते हैं ऐसे शब्दों को हम सुबंत बोलते हैं। और तिंग प्रत्यय मतलब जिसको तिंग प्रत्यय मतलब मी वा मा सीता था तीता थी, हमारा तिंग प्रत्यय है। जिसको तिंग प्रत्यय लगे होते हैं उसे हम तिंगंत कहते हैं, और जिसको सु औजस प्रथमा अमोक्ष द्वितीय सुप्रत्यय लगे होते उसे हम सुबंत कहते हैं। तो मतलब इसी कंडीशन भी ऐसे उपपद समास की कि जो हमारा उपपद है उसका समास होना चाहिए हमारा सुबंत से, ना कि होना चाहिए हमारा तिंगंत से। ओके, तो जैसे आपको अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझ रहा होगा तो डायरेक्ट इसका रट लो कि उपपद तत्पुरुष समास का एग्जांपल है हमारा कुंभकारः, कुंभकारः। तो यहाँ पे हमारा काम क्या हो रहा है? हमारा कुम्हार मतलब हमारा कुंभ बनाने का काम हो रहा है, मतलब हमारा मड़के बनाने का यहाँ पे हमको क्रिया दिख रही है। ठीक है, मड़के बनाने की जैसे कर्म कार्य दर्शन शब्दना उपपद मतलब। तो यहाँ पे आपको कोई भी याद ऐसे रखना है कि उपपद तत्पुरुष समास में आपको क्रिया दिखेंगी, उपपद तत्पुरुष समास में आपको क्रिया दिखेंगी। ओके, तो कुंभकारः, कुंभस्य कारः, कुंभस्य काम मतलब कुंभ बनाने वाला, कुंभ बनाने वाला। तो आपको ये आपको याद रखना है। और जैसे हम कंसेप्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, पर आपको डायरेक्ट आप इसको लर्न कर लेंगे तो बेटर रहेगा।
ये कुंभकार हमारा उपतत्पुरुष समास में आता है। तो कंसेप्ट ऐसे जैसे मैंने बोला था अभी कि कुंभकार या समासाचे लौकिक विग्रह कुंभस्य कारः है. कुंभस्य कारः आहे. कुंभाची कृती कला घडविणारा असा होईल. ठीक आहे. आता वरील समास कुंभम करोति सह कुंभकार मतलब कुंभम करोति सह कुंभकार, अगर ऐसा इसका समास मतलब लौकिक विग्रह वगैरह होता, इसका हमारा लौकिक विग्रह ऐसा होता तो पर ये नहीं चलता हमें। क्यों नहीं चलता? क्योंकि यहाँ पे करोति आया है, मतलब यहाँ पे तिङंत आया है और हमने बोला कि इसमें तिङंत हमें यूज नहीं करना है। ठीक है, तो यही हमारा कंसेप्ट था कि हमें जो कुंभस्य कारः है, इसमें जो हमारा कारः है वो हमारा सुबंत है, ना कि हमारा तिङंत है। ठीक है, जैसे ऐसा यहाँ लिखा है कि जो कुंभम करोति स कुंभकार, ऐसा ये होगा नहीं क्योंकि सूत्रानुसार उपपद समास समार्थ संबंध सुबंताशी, उसका मतलब सुबंत के साथ उसका समास होगा। तो यही हमारी कंडीशन थी। तिंग प्रत्यय तिंग प्रत्यय लगने वाले शब्द से उसका समास नहीं होगा, यही यहाँ पे लिखा है। म्हणून उपपद लावताना करोती ऐवजी, यहाँ पे लिखा है म्हणून उपपद लावताना करोती ऐवजी कृदंत कृत प्रत्यय लावावा. कार हे कृदंत आहे. कार हे कृदंत आहे. उदाहरण कलाकार, चित्रकार, संगीतकार, ये लिखा है। आपको ये समझेगा नहीं, ये आपको समझेगा कब? जब आप देखोगे, जब आप प्रत्यय की वीडियो देखेंगे। ठीक है, जब आप प्रत्यय की वीडियो देखेंगे तब आपको समझेगा कि कृदंत मतलब क्या। जैसी और इसके बहुत सारे टाइप्स आते हैं, बहुत सारा हमें पढ़ना है और बहुत ज्यादा वेटेज हमें प्रत्यय में देखने को मिलता है। ओके, पार्ट 1 के पेपर में प्रत्यय आता है, तो जब आप प्रत्यय के वीडियो देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि कृदंत मतलब एक्चुअली होता क्या है। ओके, तो जैसे मैंने आपको, जैसे मैं यहाँ पे फिर से एक बार क्लियर कट बता देता हूँ कि हमारा जो क्रियायुक्त शब्द है वो हो जाएगा हमारा सुबंत के साथ, सुबंत के साथ उसका समास हो जाएगा, ना कि होगा हमारा तिङंत के साथ। ओके, वो होगा हमारा सुबंत के साथ, मतलब जिसको सुप्रत्यय लगे है। और तिङंत के साथ मतलब मी वामा सीता तीता अंति जैसे एग्जाम्पल करो थी, इसके साथ ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक सी कंडीशन है, आप उतना भी ध्यान रखोगे और लर्न करोगे। कुंभस्य कारः, कुंभस्य कारः, कुंभकारः, ये हमारा उपतत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है। इतना भी याद कर लोगे और उस टाइप का जो हमने एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं वीडियोज में, वो डायरेक्ट डायरेक्ट आपको 90% तो यही आपको एग्जाम्पल आने वाले हैं। तो 10% मतलब एक दो तीन आपको जो एग्जाम्पल आए बाहर से, वो भी डायरेक्टली बेस्ड होंगे हमारे कंसेप्ट पे, मतलब आपको डायरेक्ट ही दिख जाएंगे कि ये तो यही एग्जाम्पल है, बस इसका नाम चेंज करके। तो बस आपको, अगर आपने इतने भी रट लिए पूरे, इतने भी याद रख लिए, तो आपके अपने आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे समास के। तो ठीक है, दैट इज इट फॉर टुडे। तो ये था हमारा तत्पुरुष समास पे वीडियो। इसके बाद हमारा बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास पे वीडियो रहेगा। तो होप यू ऑल द बेस्ट।